हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग यूपी पीएससी आरओ एआरओ का प्रीवियस क्वेश्चन करने वाले हैं और ये एग्ज़ाम हुआ था 20 सितंबर 2020 को, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति किसमें की जाती है। देखिएगा, जो कार्यवाहक जो न्यायाधीश है, ये कार्यवाहक न्यायाधीश है, उसकी नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में किया जाता है, तो जिला अदालत में नहीं किया जाता है। इसमें याद रखना है कि सर्वोच्च न्यायालय ये अनुच्छेद 124 में इसका उल्लेख है और उच्च न्यायालय का 214 में इसका उल्लेख किया गया है। इसका आंसर होगा 4। देखिएगा जो सॉल्यूशन है, देखिएगा सॉल्यूशन में क्या है, जिसमें राष्ट्रपति विधिवत योग्य अभ्यर्थियों को एक उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकते हैं जब अस्थायी अवधि के लिए 2 वर्ष से अधिक न हो। देखिएगा, राष्ट्र एक कार्यवाहक जो न्यायाधीश तब तक पद पे रहता है जब तक अस्थायी न्यायाधीश अपने कार्यकाल को फिर से शुरू नहीं कर देता। हालांकि अतिरिक्त या कार्यवाहक दोनों न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक प्राप्त करने के बाद पद तक धारण नहीं कर सकते हैं। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 126 में जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित है, यह भी 126 है जो कार्यवाहक है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित है। और सर्वोच्च न्यायालय किसमें, तो 124 में आता है और उच्च न्यायालय 214 में। इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अनुसार सुमेलित नहीं है। देखिएगा, जो सुमेलित नहीं है इसमें क्या हमको पता करना है, सुमेलित नहीं है तो देखिए पंचायत पहला है, पंचायत ये 9वां भाग में है, ये सही है। नगर पालिका ये 9th के ए में है, ये भी सही है। और सहकारी भाग जो 9th के बीच सोसाइटी, ये भी सही है। लेकिन न्यायाधीशकरण यह भाग 10th में नहीं है, यह भाग 14 के ए में आता है। यानी आंसर इसका क्या होगा, न्यायाधीशकरण का भाग ये 14 के ए में आता है। देखिएगा सॉल्यूशन में, देखिएगा पंचायत है, पंचायत ये 9th में आता है, नगर पालिका 9th ए में आता है, सहकारी समिति 9th बी में आता है। और न्यायाधिकरण जो होता है, न्यायाधिकरण ये 14 के ए में आता है। देखिए अनुसूचित जाति और जनजाति ये भाग कितना 10 में आता है। इसमें देखिएगा आरंभ में जो भारतीय संविधान उसमें 22 भाग 395 अनुच्छेद थे। इसमें क्या क्या मुख्य, देखिए भाग 1 में ये याद रखना है, संघ और एवं उसके राज्य क्षेत्र, ये अनुच्छेद 1 से 4 तक है। भाग 2 में क्या आता है, नागरिकता है 5 से 11। भाग 3 में मूलभूत अधिकार है जो 12 से 35 तक। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो 36 से 51। और भाग चौथा के ए में मूल कर्तव्य, अभी मूल कर्तव्य कितना है तो 11। और जो मूलभूत अधिकार है ये कितने हैं, 6 हैं। इसमें सबसे पहले कितने थे, 7 थे, जो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। मूल कर्तव्य कितने हैं तो 51 थे, 11 हैं। ये अनुच्छेद किसमें है, 51 का ए में है। भाग 5 में क्या है, संघ आता है। भाग 6 में राज आता है। इसमें जो भाग, ये याद रखना, भाग जो 9th में है ये पंचायत से संबंधित है। ये 243 से लेके, ठीक है, 243 ओ तक इसका उल्लेख किया गया है। भाग जो 11 का 9 का ए में है जो नगर पालिका है, इसका उल्लेख है जो 243 20 से लेकर जेड तक किया गया है। देखिए उसी प्रकार ये सभी को एक बार देख लीजिए। इसमें जो इम्पोर्टेंट है, इसमें राजभाषा अपवाद 352 से 360 तक क्या है, अपवाद उपबंध है, जिसमें से 352 में क्या है, राष्ट्रीय आपात है। और 356 में क्या है, राष्ट्रपति शासन है। और 360 में क्या है, वित्तीय आपात है। संविधान संशोधन 368। देखिए संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया था, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था। और जो मौलिक अधिकार था जो अमेरिका से लिया गया था। और जो मूल कर्तव्य है वो रूस से लिया गया था। और एक आपातकाल ये जर्मनी से लिया गया था। और निर्वाचन याद रखना है, 324 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिएगा इसमें नहीं हमको करना है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन नहीं है। देखिएगा अस्पृश्यता का उन्मूलन, अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत, यह अनुच्छेद 17 में है, ये सही है। गिरफ्तारी और नज़रबंदी के खिलाफ संरक्षण, ये अनुच्छेद 23 में है, ये सही है। ये जो गिरफ्तारी और नज़रबंदी के खिलाफ, ये नहीं, ये सही नहीं है।
इसमें क्या है, 23 में क्या है, बलात्श्रम है। देखिएगा धर्म, धर्म की स्वतंत्रता ये 25 में है। अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण, अल्पसंख्यक के हितों से ये को 29 में है। ये सही है। देखिएगा इसका आंसर क्या होगा, सेकंड। इसका आंसर क्या होगा, सेकंड। देखिएगा अस्पृश्यता उन्मूलन अनुच्छेद 17 में है। गिरफ्तारी और नज़रबंदी का खिलाफ संरक्षण ये अनुच्छेद 22 में है। धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में। अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में। देखिएगा अनुच्छेद 17 में क्या है, अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत का समाप्त करना, ठीक है। यह इसमें किसी भी रूप में प्रयोग के लिए मना करता है। अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी भी असमर्थता परिवर्तन कानून के अनुसार दंडनीय अपराध होगा। अनुच्छेद 22 में क्या है, अनुच्छेद 22 में गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए लोगों को संरक्षण देता है। नज़रबंदी 2 प्रकार के होते हैं, पहला है दंडात्मक और प्रतिबंधक। 23 में, अनुच्छेद 23 में क्या है, जो कि अनुच्छेद 23 में मानव के क्रय और विक्रय, जबरन श्रम और बाल मजदूरी के रूप में यह प्रतिबंध लगाता है। इसका प्रावधान में कोई उल्लेख कानून के अनुसार दंडनीय अपराध होगा इसका। अनुच्छेद 25 में देखिएगा, 25 क्या कहता है कि सभी व्यक्ति समान रूप या विवेक से स्वतंत्र है, वो किसी भी धर्म को अपना सकता है, वो स्वतंत्र है, ठीक है। अनुच्छेद 19 क्या है, अनुच्छेद 19 में यह प्रावधान है कि भारत के हिस्से के लिए किसी भी हिस्से में एक अलग भाषा या लिपि संस्कृति उस पर संरक्षण का अधिकार होगा। इसके अलावा किसी भी नागरिक के द्वारा असुरक्षित केवल जाति, धर्म और लिंग, जाति, भाषा के आधार पर ही सहायता प्राप्त नहीं की जाएगी। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सरकारी न्यूनतम समर्थन जो एमएसपी और बाजार मूल्य का अंतर जो WTO के तहत किसानों को सीधे भुगतान किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ब्लू बॉक्स सब्सिडी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लू बॉक्स सब्सिडी कहते हैं। देखिएगा सॉल्यूशन देखिएगा, देखिए ब्लू बॉक्स सब्सिडी क्या है, तो ब्लू बॉक्स सब्सिडी कृषि पर विश्व व्यापार संगठन के समझौते तक घरेलू सहायता सब्सिडी का एक श्रेणी है। ब्लू बॉक्स समर्थन सब्सिडी है जो उत्पादन को सीमित करने वाले कार्यक्रमों से बंधा है, इसीलिए यह कृषि का सहायता से संबंधित समान नियम का अपवाद है। ब्लू बॉक्स सब्सिडी का उद्देश्य उत्पादन को कोटा लागू करके या किसानों को उनकी ज़मीन पर एक हिस्सा निर्धारित करने के लिए सीमित करना या सीधे 1 एकड़ जानवरों की कमी से जुड़े भुगतान को कवर करता है। यह है ब्लू बॉक्स सब्सिडी। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में घोषित केंद्रीय बजट है जो कि 2020-21 के अनुसार, ठीक है, 2019-20 के तुलना में निम्नलिखित में किस बजट का आवंटन की कमी की गई है। देखिए किसमें, तो मनरेगा में किया गया है, मनरेगा में। देखिए केंद्रीय जो वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमन ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ठीक है, ये कब लागू किया गया, 2005 में। ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना क्या था, इसमें 301 वर्ष में 100 दिन काम उपलब्ध करवाना था। देखिएगा 2020-21 में इतना 61,000 करोड़, ठीक है, रुपये के आवंटन की घोषणा की, जो 2019-20 के लिए कुल अनुमानित व्यय 71,000 लगभग करोड़ 13% से अधिक या कम है। देखिए तो इसका आंसर क्या होगा, मनरेगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित उपायों पर विचार करें जिन्हें RBI अर्थव्यवस्था में मुद्रित को नियंत्रित करने के लिए उपयोग करती है। तो इसमें देखिएगा ये बैंक दर में वृद्धि, ये होगा कैश रिजर्व रेशियो में वृद्धि, ये भी वैधानिक तरलता का अनुपात बढ़ाएं। तो इसका आंसर होगा 1, 2, 3। देखिएगा बैंक दर क्या है, देखिएगा बैंक दर क्या है इसमें, तो बैंक दर वाणिज्यिक बैंकों को निधियों को उधार लेने के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा प्रसारित दर है, ठीक है। बैंक दर में वृद्धि या कमी करके RBI तरलता को कम या बढ़ा सकता है। कैश रिजर्व रेशियो CRR ये उन निधियों की संख्या है जिन्हें बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के साथ हर समय बनाए रखना होता है। यदि केंद्रीय बैंक CRR बढ़ाने का फैसला करता है तो बैंक के पास वितरण के लिए उपलब्ध राशि कम हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का पहला महीना कौन सा होता है। देखिए जो भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का पहला महीना कौन होता है, चैत होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चैत्र हो जाएगा। देखिएगा चैत,
जो शक संवत पर आधारित 22 मार्च 1957 से राष्ट्रीय पंचांग चैत्र का पहला महीना 365 दिनों का एक सामान्य वर्ष ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ निम्नलिखित आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अपनाया गया था। भारत जैसे में कि भारत के राजपत्र ऑल इंडिया रेडियो द्वारा प्रसारित समाचार और भारत सरकार द्वारा जारी किए गए पंचांग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर केरल होगा। नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में मनाया जाता है। देखिए सोल्यूशन में, देखिए केरल में इस त्यौहार को इस दिन पूजा के समारोह के हिस्से के रूप में आयुध पूजा या सरस्वती पूजा कहा जाता है, जिसे शरद विषु के त्यौहार में इसे नामित किया गया है, जो विषु की तारीख से 3 सप्ताह बाद माना जाता है। 2 दिनों की पूजा में इस अध्याय का उद्घाटन भी शामिल है, जिसे क्या कहते हैं, पूजापू कहा जाता है। समापन दिवस का उत्सव को पूज्य पादु कहा जाता है। केरल के गाँवों में आयुध पूजा बड़ी श्रद्धा से मनाई जाती है और मार्शल आर्ट फॉर्म के लोक नृत्य भी किए जाते हैं। जैसे केरल के लिए एक उल्लेखनीय कौन कौन सा है, एक ओणम है, विशु है, त्रिशूर है, पूरम है, थेयम है, ये सब क्या है, केरल के महोत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सांस्कृतिक पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिएगा, जो भारतीय संस्कृति, इसे IIT रुड़की के एक टीम द्वारा विकसित किया गया है, तो नहीं, इसका आंसर 2 होगा। यह सरकार का पहला आधिकारिक पोर्टल है जहां संस्कृति मंत्रालय के विभिन्न संगठन के ज्ञान और सांस्कृतिक संसाधन एक ही मंच पर सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध कराता है, तो केवल ये, इसका आंसर 2 होगा। इसका आंसर ओनली 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिएगा, वायुमंडल के ऊर्ध्वाधर संरचना में सबसे निचली परत कौन सा होता है? देखिएगा, सबसे निचली परत कौन सा होता है? देखिए, पहले क्षोभ मंडल होता है, यहाँ पहले क्षोभ मंडल होता है, उसके बाद संताप मंडल होता है, उसके बाद मध्य मंडल होता है, आयन मंडल होता है, फिर वही मंडल होता है। तो सबसे जो नीचे है परत है वो क्या होता है? क्षोभ मंडल होता है। देखिए सोल्यूशन में, देखिए क्षोभ मंडल, ये हमारा ग्रह पृथ्वी है, जो अपनी सतह से कई हजार किलोमीटर ऊपर फैली गैसों का एक गहरे कंबल से ढकी हुई है। पृथ्वी इस गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के इस गैसीय आवरण क्या बोलते हैं? वायुमंडल। वायुमंडल के विभिन्न गैसें जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन आदि है। वातावरण को एक स्वचालित इकाई के रूप में अध्ययन किया जाता है और प्रत्येक विशिष्ट होता है। देखिए क्षोभमंडल, जितने भी क्षोभमंडल जिसमें बारिश होता है, ये कितना किलोमीटर के? 8 किलोमीटर से, यानी कि ध्रुव पर 8 किलोमीटर, भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर की ऊंचाई की है। भूमध्य रेखा की मोटाई अधिक होती है और क्योंकि गर्म हवा अधिक ऊंचाई तक बढ़ती है। क्षोभमंडल जितने भी जो मौसमी क्रियाएं होती है, उस सारे कहाँ होता है? क्षोभमंडल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल कार बैटरी में उपयोग किया जाता है? देखिए एसिटिक अम्ल है, वो संतरे में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसमें? मनुष्य के जो पेट होती है ना, उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, HCl। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ये H2SO4 होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल होता है वो किसमें? जो कार और बैटरी में इसका उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर होगा 3rd। देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल एक क्या है? तैलीय तरल है जो प्रकृति में श्यान होता है, जो अपने पानी में घुलनशील और अम्लीय वर्षा का एक घटक है। इस यौगिक का रासायनिक सूत्र है H2SO4। क्योंकि बैटरी में मूल प्रतिक्रियाओं सल्फ्यूरिक अम्ल के अणुओं से लेना या छोड़ना शामिल है। इन कार एवं बैटरियों में सल्फ्यूरिक अम्ल एक इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग किया जाता है। एसिटिक अम्ल CH3COOH, जिसे एथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है, या कार्बोक्सिलिक अम्ल के रूप में एक घटक है। औद्योगिक रूप में एसिटिक अम्ल का उपयोग धातु एसीटेट की तैयारी में किया जाता है, जिसका उपयोग कुछ मुद्रण प्रक्रियाओं में किया जाता है। विनाइल एसीटेट प्लास्टिक के उत्पादन में ये नियोजित होता है। सेलुलोज और एसीटेट फोटोग्राफिक फिल्म वस्त्र बनाने का उपयोग में किया जाता है। वाष्पिल कार्बनिक एस्टर जैसे एथिल और ब्यूटाइल सीटेट व्यापक रूप से रेजिन और पेटेंट्स विलायकों में इसका उपयोग किया जाता है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आलू के चिप्स किस वातावरण में प्लास्टिक की थैलियों में पैक किए जाते हैं? देखिए जो आप लोग जो आलू को जो चिप्स खाते हैं, जो 5 या 10 रुपये का देता है, उसमें क्या भरा? गैस भरा रहता है। वो क्या होता है? उसमें नाइट्रोजन गैस भरा रहता है। तो इसका आंसर क्या होगा? नाइट्रोजन वातावरण। देखिएगा कि
नाइट्रोजन आलू के चिप्स, जो आलू के चिप्स होते हैं प्लास्टिक थैलों या नाइट्रोजन वातावरण में पैक किए जाते हैं ताकि उसे बासी या अस्वीकृत होने से बचाया जा सके। यह आलू के चिप्स को खराब होने से बचाता है। ऑक्सीजन बहुत अभिक्रियाशील है और यह अणुओं के संयोग से तो रासायनिक परिवर्तन का कारण बनता है। नाइट्रोजन हालांकि बहुत स्थिर और अनभिक्रिय होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? नाइट्रोजन वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ठोस अशुद्धियों के शोधन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोग नहीं है? ठोस अशुद्धियों को शोधन के लिए देखिए कौन सा? आसवन। ये आसवन क्या होता है? तेल का संशोधन करने में इसका उपयोग किया जाता है। ऊर्ध्वपातन, ये कपूर होता है। ठीक है, लेकिन तो इसका आंसर क्या होगा? आसवन। आसवन इसका उपयोग बस ठोस अशुद्धियों के लिए नहीं किया जाता है। देखिए आसवन विभिन्न गलनांक के आधार पर मिश्रण के घटकों के अलग करने की प्रक्रिया है। आसवन के उपयोग के उदाहरण में जैसे शराब की शुद्धि किया जाता है, लवणीकरण, कच्चे तेल का शोधन किया जाता है, हवा में तरलीकृत गैस का बनना शामिल है। ऊर्ध्वपातन क्या है? ऊर्ध्वपातन चरण संक्रमण का एक प्रकार है। यह पिघलने या ठंड वाष्पीकरण की तरह यह पदार्थ स्थिति में परिवर्तन है। इस क्रिया में एक पदार्थ तरल चरण से गुजरे बिना ठोस में बदल जाता है, जिसमें सूखी भैव ठोस CO2 जिसे बोलते हैं। क्रिस्टलीकरण क्या है? क्रिस्टलीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक ठोस के रूप में जहां परमाणुओं और अणुओं को क्रिस्टल के रूप में जाना जाता है संरचना में अत्यधिक व्यवस्थित किया जाता है। कुछ तरीके जिनके द्वारा क्रिस्टल का रूप एक घोल में जमा या अधिक शायद कभी गैस से सीधे जमा होता है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग जो प्रिज्म से कम विचलित होता है? देखिएगा जिसमें श्वेत प्रकाश में जो कम विचलित होता है वो कौन सा रंग होता है? वो लाल बहुत कम विचलित होता है क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। तो इसका आंसर होगा लाल, सेकंड। देखिएगा इसमें जैसा कि इस दृश्य में प्रकाश की ओर एक गिलास के ये दिखाया गया है। गिलास ठीक है प्रवेश कर रहा है, अपवर्तित होता है दृश्य में। देखिएगा जब ये हो गया, यहाँ से लाइट गुजरता है प्रिंस से, तो ये 7 रंग में बढ़ता है। तो सबसे जो ज़्यादा जो मुड़ता है, ठीक है, जो विचलन होता है वो वायलेट का होता है, बैंगनी का होता है, सबसे कम होता है रेड का। ठीक है, इसे आप ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हींग किससे प्राप्त किया जाता है? हींग जड़ों के रिसाव से। ठीक है, हींग किससे प्राप्त किया जाता है? तो जड़ों के रिसाव से प्राप्त करते हैं। देखिएगा हींग एक ओलाओं गम रॉल जो ईरानी स्थानीय औषधीय है पौधे फेरुला हींग की जड़ों के रिसाव से प्राप्त होता है। यह दुनिया भर में व्यापक रूप से विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों स्वादिष्ट बनाने मसाला के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। परंपरागत रूप से इसका उपयोग विभिन्न बीमारियों जैसे अस्थमा, मिर्गी, पेट दर्द, फूलना, परजीवी या कमजोर पाचन या इन्फ्लुएंजा में किया जाता है। तो हींग किससे प्राप्त होता है? तो जड़ों के रिसाव से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिएगा तीन कक्षीय हृदय किसमें पाया जाता है? देखिएगा जो स्तनधारी में होता है उसमें कितने चैम्बर होते हैं? तो उसमें 4 चैम्बर होते हैं। पक्षी में भी कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। लेकिन उभयचर में कितने? तो 3 चैम्बर होते हैं। मछली में कितने? 2 चैम्बर होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? तो उभयचर में मेढक इसम आ गया, सर्प आ गया, तो इसका आंसर उभयचर होगा। देखिएगा स्तनधारियों और पक्षियों में हृदय को 4 कक्षाओं में विभाजित किया जाता है जो 2 आलिंद और 2 निलय होता है। ठीक है, और सरीसृप के में 3 कक्ष होता है। ठीक है, 2 आलिंद और 1 आंशिक रूप से निलय होता है। और मछली में जो जलीय प्रणाली है वो फाइलम कॉर्डेटा से संबंधित है। इसमें कितने जो होता है चैम्बर होता है? 2, 1 आलिंद और 1 निलय होता है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना के प्रमुख कमांडर कौन थे? तो प्रमुख कमांडर कौन थे? तो हकीम सूर। कौन थे? हकीम सूर। देखिएगा हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ कब हुआ था? 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट ये अकबर था सेनाओं के बीच लड़ा गया था ये युद्ध। अकबर ने राजा मानसी को महाराणा प्रताप के खिलाफ नियुक्त किया जिन्होंने कुंभलगढ़ में राजधानी स्थापित की थी। महाराणा प्रताप को सूरी वंश के हकीम खान सूरी या डोडिया के भीम सिंह के रामदास राठौर
और झालक एवं उसके वंशजों द्वारा सहायता प्रदान की। इसमें जो 1576 की शुरुआत में अकबर ने अजमेर चले गए और राणा के खिलाफ अभियान का नेतृत्व करने के लिए 5000 सेनाओं के साथ राजा मानसी को नियुक्त किया था। तो इसका आंसर क्या है? हल्दी घाटी के युद्ध में जो महाराणा प्रताप है, इसका आंसर जो राजपूत सेना के कमांडर कौन थे? तो हकीम सूर थे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में ब्रिटिश की सफलता के कारण फ्रेंच की विफलता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला क्या है? अंग्रेजों द्वारा बंगाल की विजय से भारी धन और जनशक्ति प्राप्त करना, ये सही है। अंग्रेजों की नौसेना की श्रेष्ठता, ये भी सही है। इसका आंसर थर्ड होगा। इसका आंसर थर्ड, दोनों। देखिएगा अंग्रेजों की सफलता और फ्रांसीसी की विफलता का कारण। अंग्रेजी जो कंपनी एक निजी उद्यम था, इसमें लोगों के उत्साह आत्मविश्वास की भावना पैदा हुई। दूसरी ओर फ्रांसीसी कंपनी राज्य चिंतित थी। अंग्रेजी को जो नौसेना फ्रांसीसी सेना से क्या थी? बेहतर थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? दोनों होगा। क्या होगा? इसका आंसर दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? देखिएगा जो ये प्रिवेंशन ऑफ सेडिटियस मीटिंग एक्ट हुआ था, ये कब हुआ था? 1907 में हुआ था। कब हुआ था? ये 1907 में हुआ था। तो मेल नहीं खाता है, तो आंसर क्या होगा? पहला। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 में हुआ था, ये सही है। भारतीय आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1908 में हुआ था, ये भी सही है। और समाचार पत्र जो अधिनियम था 1908 में हुआ था, ये भी सही है। देखिएगा द प्रिवेंशन ऑफ सेडिटियस मीटिंग एक्ट 1907 है जनसभाओं को रोकने के लिए, राजद्रोह बढ़ावा देने के सार्वजनिक शांति की गड़बड़ी की संभावना के लिए बेहतर प्रावधान करने के अधिनियम 1907 में ब्रिटिश राज में काउंसिल का अधिनियम था, जो सरकार के राजनीतिक बैठकों के प्रतिबंध करने में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 में, भारतीय आपराधिक कानून संशोधन 1908 में और समाचार पत्रों के 1908 में। ठीक है, तो ये यार एक लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें क्या करना है? मिलान करना है। देखिए रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1879 से 80 के बीच में। पवना विद्रोह हुआ था, जो कि हुआ था ये 1873 से 76 में। और जो बंगाल का जो नील विद्रोह हुआ था, ये 1859 से 60 में हुआ था। और जनजातीय विद्रोह हुआ था, जो कि 1860 से 1863 ईस्वी में हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो गया दो। देखिएगा रंपा विद्रोह क्या हुआ? तो 1879 से 80 में हुआ। पवना किसान विद्रोह 1873 से 76 में हुआ। बंगाल नील विद्रोह 1859 से 60 में हुआ। जयंतिया विद्रोह 1860 से 63 में हुआ। देखिएगा 1879 का रंपा विद्रोह मद्रास प्रेसिडेंसी की ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बीजागापट हिल ट्रैक्स एजेंसी रंपा पहाड़ी में जनजातीय विद्रोह था। पवना में यूसुफ शाही परगना के ये पवना विद्रोह का एक प्रतिरोधक आंदोलन था। इसका नेतृत्व कौन किया था? ईशान चंद्र रॉय ने किया था। तो आज 20 क्वेश्चन हो गया। देखिएगा आप लोग को 20 क्वेश्चन का सीरीज आगे वीडियो बनाया जाएगा, जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। आप लोग इतना रिवाइज कीजिए। थैंक्स।